आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एविजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स में। और हमारे यूट्यूब को काइंडली ज्वाइन कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। इस करंट अफेयर्स के वीडियो को भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के सेशन की तरफ। आज पढ़ेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसरो ने लॉन्च किया 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट सक्सेसफुली, जिसको जो रिप्लेस करेगा GSAT-12 को। और उस सैटेलाइट का नाम क्या है, तो वो है CMS-01। CMS-01 जो सैटेलाइट अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जो रिप्लेस कर रहा है आपका GSAT-12 को। ठीक है, तो अब देखिए उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इसरो कहते हैं, उसने सक्सेसफुली लॉन्च किया न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS। ये इंपॉर्टेंट बहुत हो जाएगा एग्जाम में कि कौन सा सैटेलाइट था, तो वो हो जाएगा CMS-01 दोस्तों। और अगर बात करें कहाँ से लॉन्च हुआ है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा आपका बता दें आंध्र प्रदेश में है, 17 दिसंबर 2020 को लॉन्च हुआ है। अब बात करें कि नेक्स्ट ये जो होगा उसका जो रॉकेट क्या था, तो वो PSLV-C50 था। PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट, ये याद रखना होगा, एसएससी में पूछता है। PSLV का मतलब क्या होता है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये हो गया। ये रिप्लेस कर रहा है, आपको पता है, GSAT-12 को। और CMS-01 जो होगा ऑपरेशनल होगा 7 साल के लिए। 7 साल के लिए ऑपरेशनल होगा। GSAT-12 जो है अपना सर्विस दिया ओवर 10 साल के लिए, जो कि 2011 में लॉन्च हुआ था। और इसका मिशन एक्चुअली 8 साल का था, लेकिन 2+ ईयर एक्स्ट्रा सर्विस दिया हमारे देश का सैटेलाइट। ठीक है, अगर बात करें इसरो का, तो इसरो कब फॉर्म हुआ था, तो वो होगा 15 अगस्त 1969 को। ये भी याद रखिएगा, 15 अगस्त 1969। प्रेजेंट के जो चीफ है K-Sivan है। आपको हर वीडियो में बताते हैं, इस तरह से क्या होता है, चीजें आपको याद हो जाती हैं, हर वीडियो में कुछ कुछ बताते रहते हैं। रिपीट क्यों ना हो, लेकिन आपको जानना चाहिए। और बात करें हेड क्वार्टर का, तो आपको पता है बेंगलोर में है। ठीक है दोस्तों, बैंगलोर में उसका हेडक्वार्टर, फिर बेंगलुरु में उसका हेडक्वार्टर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया ने प्रपोज किया है सेटअप करना म्यूजियम, जो कि नेताजी हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को डेडिकेटेड रहेगा एज ए ट्रिब्यूट ऑन हिज 125th बर्थ एनिवर्सरी। तो वो म्यूजियम कहाँ पे है, वो म्यूजियम कहाँ डेडिकेट हो रहा है, तो वो सिटी का बात हो जाए तो कोलकाता हो जाएगा, वेस्ट बंगाल कोलकाता में है। अब उससे रिलेटेड देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दें। तो ये रहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है कि एक म्यूजियम सेटअप करना है, संग्रहालय जिसको बोलते हैं, डेडिकेटेड टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि होगा इन कोलकाता। और ये उनको ट्रिब्यूट होगा उनके 125वां बर्थ एनिवर्सरी पे, जो कि सेलिब्रेट होता है हर साल 23 जनवरी 2021 को। 125वां और 23 को उनका बर्थ होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो करंट म्यूजियम है नेताजी का एट रेड फोर्ट, उसको भी एक्सपांड कर देंगे, उसको भी बड़ा कर दिया जाएगा। और उसके साथ ही सेंटर एक कंसिडर किया जाए रीप्रिंट सम ऑफ द बुक्स रिटन बाय नेताजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एंड उसके नाम पे उन मतलब उस बुक्स के रिगार्डिंग या फिर उनके नाम पे एक स्टार्ट करेंगे फेलोशिप फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए एक फेलोशिप स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट सोच रहा है। और कुछ बुक्स जो उन्होंने लिखा था उसको रिप्रिंट करने का भी बात हो रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़े हमारे देश के फ्रीडम फाइटर थे। इनका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता था। इन्होंने जो कारनामा अपने देश के लिए करके गए हैं। ठीक है दोस्तों, उन्होंने इंडियन आर्मी जो एक उस समय के जो आर्मी उस समय फॉर्म किया था, तो वो आर्मी के भी फाउंडर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पीएम मोदी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है चिल्लाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक टू कनेक्ट इंडिया विथ विच कंट्री। किस कंट्री को ये रेल लिंक कनेक्ट कर रहा है, तो ये जो अगर देखिए हल्दीबाड़ी तो इंडिया में है, तो फिर दूसरा वाला जो उसी देश में होगा जिसके साथ ये कनेक्ट करेगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ ये कनेक्ट कर रहा है दोस्तों। अब बता दें कि एक वर्चुअल मीटिंग हुआ था इंडिया और इंडिया के नरेंद्र मोदी जी द्वारा और वहाँ की पीएम शेख हसीना द्वारा, जो कि एक वर्चुअल समिट के द्वारा 17 दिसंबर को एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग हुआ, जो कि एक बायलैटरल रिलेशनशिप को इंक्लूड करा, कैसे हम फर्दर अपना स्ट्रेंथनिंग करें कॉपरेशन इन पोस्ट कोविड एरा। और उसमें हुआ कि दोनों लीडर्स ने ज्वाइंटली इनॉग्रेट किया, हमारी तरफ से मोदी जी और उधर से शेख हसीना जी, चिल्लाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक को इनॉग्रेट किया, जो कि कनेक्ट करेगा बॉर्डर्स को, दोनों नेबरिंग कंट्री को। और रेल रूट जो है ये लाई करता है बिटवीन हल्दीबाड़ी इन वेस्ट बंगाल, आपको पता है हल्दीबाड़ी नॉर्थ बंगाल की तरफ है वेस्ट बंगाल में, और चिल्लाहाटी जो कि बांग्लादेश में है। और इसे रीओपन किया जा रहा है आफ्टर ए गैप ऑफ 55 ईयर्स। आपको ये भी याद रखना है कितने साल के बाद रीओपन हो रहा है, तो 55 ईयर्स के बाद हो रहा है। उसके बाद अगर बात करें दूसरा, तो दोनों लीडर्स ने डिजिटली इसको इनॉग्रेट किया है और डिजिटल एग्जीबिशन के द्वारा महात्मा गांधी और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को यहाँ पे ऑनर भी दिया गया। अब बता दें कि देखिए
महात्मा गांधी जो थे हमारे फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं, इंडिया के फादर ऑफ नेशन। उसी तरह आपको एक और वीडियो में आया कि शेख मुजीबुर रहमान जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के, उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन बांग्लादेश का कहा जाता है, और हमारे यहाँ आपको पता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं। तो उनको ऑनर भी डिजिटली ऑनर किया दोनों देशों ने मिलके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कितना अमाउंट प्लेस किया गया इंडिया द्वारा टू वाडा। अभी वाडा को आगे वाडा के बारे में देखेंगे, जिसमें फॉर इट्स साइंटिफिक रिसर्च बजट जो कि इंश्योर करेगा क्लीन स्पोर्ट्स ग्लोबली हो। अब ये जो वाडा है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, आपको बता देंगे कि वो इसका मतलब होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। मतलब कि जो डोपिंग मतलब कुछ नशीले पदार्थ का ना सेवन करके जो प्लेयर्स खेलते हैं, जिनका एक टेस्ट होता है, डोप टेस्ट होता है, उसमें पास हो रहे हैं और नशीले पदार्थ का सेवन ना करें, उसके लिए कितना एड दिया रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो हो जाएगा यूएसडी या फिर 1 मिलियन यूएस डॉलर का एड प्रोवाइड कर रहा है वाडा को। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है। तो इंडिया ने आपको बता दें कि 1 यूएस मिलियन डॉलर का एड दे रहा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा, जिसको कहते हैं, टुवर्ड्स साइंटिफिक रिसर्च बजट टू एंश्योर एन एटमॉस्फेयर ऑफ क्लीन स्पोर्ट ग्लोबली, हर तरफ क्लीन स्पोर्ट हो। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि इन्वेस्टिगेशन करता है और इंटेलिजेंस रखता है स्पोर्ट्स के ऊपर, और इसमें कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिया है हाईएस्ट अमोंग मेड बाय अदर वर्ल्ड। अगर दूसरे वर्ल्ड से बात करें तो ये इंडिया का हाईएस्ट है, जो कि बाकी गवर्नमेंट से वर्ल्ड के हैं, जब जिसमें इंक्लूड करा है चाइना, सऊदी अरेबिया या फिर इजिप्ट, उनसे भी सबसे ज्यादा इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, उसके बाद करें कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ये जो हुआ है, वो जो इंडिया का एनुअल कंट्रीब्यूशन आता है वाडा का उससे ज्यादा है। ठीक है, उस बजट से भी इंडिया ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। यहाँ पे क्वेश्चन एक बन सकता है कि वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो होता है मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा में है। तो ये भी आपको याद रखना होगा दोस्तों, हेडक्वार्टर रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछते हैं। सारे टाइप के क्वेश्चन हम आपको कराते हैं ताकि आपको कोई भी चीज ना छूटे, कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ के ना आए। हमारे तरफ से हम 100% देंगे, काइंडली आप 100% दीजिए और पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस बैंक ने लॉन्च किया FX4U, एक फैसिलिटी जो कि है एनेबल करेगा फॉरेक्स ट्रांजेक्शन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैनरा बैंक। ठीक है, कैनरा बैंक ने इसको लॉन्च किया है। अब चलते हैं इसके रिलेटेड, देखिए तो पब्लिक सेक्टर लेंडर कैनरा बैंक ने लॉन्च किया एक नया फैसिलिटी FX4U इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स के लिए, जो कि मैनेज और हैंडल कर पाएंगे देयर फॉरेक्स ट्रांजेक्शन सीमलेसली। मतलब कि आराम से वो फॉरेक्स ट्रांजेक्शन को मैनेज कर पाएंगे। करेंटली फैसिलिटी जो है एक्टिव है, आउटवर्ड रेमिटेंस मॉड्यूल वाइल रिमेनिंग मॉड्यूल्स विल बी एक्टिवेटेड सून। जो रिमेनिंग मॉड्यूल्स है उनको भी इसमें एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और ट्रांजेक्शन जो है सबमिट हो गए इंटरनेट बैंकिंग, जो कि CPCFT सेंट्रलाइज प्रोसेस सेंटर फॉरेक्स ट्रांजेक्शन के द्वारा होंगे, जो कि ये स्विफ्ट मेथड से किए जाएंगे। अगर आपको बता दें तो कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर जानना चाहिए कैनरा बैंक का, तो वो क्या है, वो भी बेंगलुरु में है। दूसरा अगर बात करें कि उसका एक टैगलाइन होता है, तो टैगलाइन क्या है कैनरा बैंक का, वो होता है टुगेदर वी कैन। क्या कहलाता है, टुगेदर वी कैन, ये उसका टैगलाइन है दोस्तों। कभी कभी एग्जाम में टैगलाइन पूछता है, जनरली रेलवे के एग्जाम में पूछता है, तो ये नोट करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यदेव सिंह एक फॉर्मर MP हैं गोंडा के यूपी से, उनका रिसेंटली देहांत हो गया। वो सीनियर लीडर किस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, तो यहाँ पे आप जैसे आंसर देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक नेशनल पार्टी है। वो उस पार्टी के लीडर थे जिनका रिसेंटली देहांत हो गया। इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग हो सकता है कि सत्यदेव सिंह जिनका रिसेंटली देहांत हो गया किस फील्ड से रिलेटेड है, तो आपका पॉलिटिक्स हो जाएगा। उनका एज 75 ईयर्स था और वो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी गोंडा से भारतीय लोक दल के टिकट पे 1977 में फर्स्ट टाइम जीत के आए थे। उसके बाद वो लोकसभा बलरामपुर पार्लियामेंट्री सीट से भारतीय जनता पार्टी के MP थे 1991 में एंड 1996 में। साथ ही साथ नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता यूथ मोर्चा 1980 से 1985 के बीच में वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो उनसे रिलेटेड ये इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत काफी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, Which among the following official language is observed as a United Nations on 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को कौन से लैंग्वेज जो होते हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है 18 दिसंबर की तरफ। तो यहाँ पे जैसे हम आंसर देख पा रहे हैं UN अरबिक लैंग्वेज डे। ठीक है दोस्तों, UN अरबिक लैंग्वेज डे के तौर पे 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आते हैं कि यूएन में कौन से लैंग्वेज हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज होते हैं। तो आपको एक ट्रिक बताएंगे, SRK का फेस, ये जो आपको बताएंगे ये लैंग्वेजेस UN में यूज होते हैं। कौन से होते हैं,
तो एस फोर होता है स्पेनिश, आर फोर होता है रशियन, ये ट्रिक को आप काइंडली रख लीजिएगा कहीं पे स्क्रीनशॉट लेके, के और का को भूलना है। एफ से होता है फ्रेंच, ए से होता है अराबिक, नेक्स्ट अगर बात करें सी से होता है चाइनीज जिसको हम मैंडरिन भी बोलते हैं, और ई से होता है इंग्लिश। इतने सारे लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज हैं यूएनओ को, जो कि आपको याद कर लेना है, या फिर इस ट्रिक के माध्यम से आप कभी नहीं भूलेंगे। आशा करते हैं ये याद रखिएगा ताकि आप कभी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो आपको इसमें देखना है कि यूएन अरेबिक लैंग्वेज डे एनुअली 18 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये डे एस्टेब्लिश हुआ था बाय यूएन एजुकेशनल साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं यूनेस्को 2010, जिसमें सेलिब्रेट करते हैं मल्टी लैंग्वेजिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी, और साथ ही प्रमोट करते हैं इक्वल यूज ऑफ ऑल द 6 ऑफिशियल लैंग्वेज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज आपको बताया ना, एस आर के का फेस, फेस ये कैपिटल लिखते हैं, तो ये 4 और ये 2 टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज जो यूएनओ के हैं, उनको ऑब्जर्व किया जाता है ताकि इक्वल ट्रीटमेंट सबको मिले। ठीक है, दिसंबर 18 को चूज किया गया था डेट ऑफ अरेबिक लैंग्वेज, एंड इट इज द डे इन 1973 जब जनरल असेंबली ने अप्रूव किया था अरेबिक को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये भी आता है कब अप्रूव हुआ था, 1973 यूनाइटेड जनरल असेंबली ने उसको अप्रूव किया था। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कब हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, तो वो फिर से 18 दिसंबर, 18 दिसंबर का हो जाएगा। 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे के तौर पे मनाया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीज देखना है तो देखिए, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे जो ऑब्जर्व होता है 18 दिसंबर को होता है हर साल, जो कि बेनिफिट्स हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया, माइग्रेंट्स ऑफर, क्योंकि होस्ट कम्युनिटीज को जो बेनिफिट्स या फिर कंट्रीब्यूशन जो माइग्रेंट्स ऑफर करते हैं, साथ ही साथ ड्रॉ करता है अटेंशन, जो कि पार्टिकुलर चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ता है, उसको कैसे प्रमोट किया जाए, उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कोविड-19 के टाइम पे लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्टेड थे माइग्रेंट्स वर्कर्स। जो माइग्रेंट्स वर्कर मान लीजिए कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो उनको दूसरे स्टेट मान लो यूपी से चले गए राजस्थान, तो उस केस में सबसे ज्यादा उनको दिक्कत होता है, क्योंकि वो रोज कमाने कमाने खाने वाले लोग होते हैं। तो उनके लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीजें कर दी है, जैसे कि उनके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड आपने सुना होगा, उसके थ्रू एक एक ही राशन कार्ड से कोई भी स्टेट में राशन उठा सकते हैं, तो उनको अब दिक्कतें नहीं होंगे। और ये डे मार्क करता है एनिवर्सरी फॉर द एडेप्टेशन ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट्स वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज, जो कि अडॉप्ट हुआ था यूनाइटेड नेशन द्वारा 18 दिसंबर 1990 को। और इस बार का अगर थीम का बात करें तो री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। एक्चुअली मोबिलिटी ही तो है, घूमना ही तो, यहाँ से वहां जाना ये लोग का काम करने के लिए, तो उसी पे ऊपर रखा गया था री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से डे रिलेटेड, व्हेन इज माइनॉरिटीज राइट्स डे इज ऑब्जर्व, ये भी होता है 18 दिसंबर पे। तो आज हम आपको 18 दिसंबर पे 3 इंपॉर्टेंट डेज देती है, एक होता है अरेबिक लैंग्वेज डे, एक होता है माइग्रेंट्स, दूसरा ये पढ़ रहे हैं माइनॉरिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसको देखेंगे तो समझ में आएगा। ये डे 18 दिसंबर 1992 से हर साल मनाया जाता है, 1992 से, और ये प्रोटेक्ट करता है एग्जिस्टेंस ऑफ नेशनल और एथनिक कल्चरल रिलीजियस माइनॉरिटीज का बात करते हैं, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज विद इन देयर रेस्पेक्ट एंड टेरिटरी, जो उनके टेरिटरीज है, और एनकरेज करता है कंडीशन फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर आइडेंटिटी, और भी उनके कंडीशन को कैसे प्रमोट करें। जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे उनकी सर्टेन उसका एक ऑटोनोमस बॉडी होता है, क्योंकि वो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने का। तो यहाँ पे वर्ल्ड माइनॉरिटी डेज का बात हो रहा है, और इस डे को प्रोमुलगेट किया था यूनाइटेड नेशन ने दिसंबर 18 1992 से, जो कि स्ट्रेंथन करता है कॉज ऑफ माइनॉरिटीज, और भी माइनॉरिटीज के जो कॉज है उनको अपलिफ्ट करता है और स्ट्रेंथन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया परिश्रम पोर्टल, तो यहाँ पे हो जाएगा उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक जी, वो लॉन्च करते हैं इस पोर्टल को थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, और उसके साथ साथ और भी 22 ऑनलाइन पोर्टल्स को लॉन्च किया सर्विसेज ऑफ लेबर और एम्प्लॉय स्टेट्स इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। ये सब पोर्टल्स लॉन्च हुए, और पोर्टल जो ऑनलाइन सर्विस है ये बहुत हेल्पफुल रहेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस को कैसे और इजीली किया जाए, और ये कंट्रीब्यूट करेगा सिग्निफिकेंटली टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। साथ ही साथ पोर्टल प्रोवाइड करेगा 52 टाइप्स ऑफ सर्विसेज इन कमिंग डेज, आने वाले दिनों में 52 टाइप्स ऑफ सर्विसेज ये पोर्टल प्रोवाइड करने वाला है आप सभी को।
जो उड़ीसा के लोग हैं, और इस टेक्नोलॉजी को फाउंडेशन है जो कि दिस टेक्नोलॉजी इज द फाउंडेशन ऑफ 5T इनिशिएटिव, और ये हेल्प करेगा ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन देगा रिगार्डिंग डिफरेंट लेबर लॉज, और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज हो गया, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, फिर पब्लिक जो कि बेनिफिट होंगे इस पोर्टल के द्वारा। तो ये एक अच्छा पोर्टल है जो कि अल्टीमेटली बिजनेस को और इजी से करने में हेल्पफुल होगा। आपको बता दें तो जो नवीन पटनायक जी है वहाँ के अभी प्रेजेंट के सीएम है, तो ये एक नोट कीजिएगा। गवर्नर का बात करें तो वो गणेशी लाल हैं, और आप सभी को उनका जो कैपिटल है उड़ीसा का वो पता होना चाहिए, जो कि है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में कैपिटल है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हो गई जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स होते हैं आपके ऊपर, जो आपको हम यहाँ पे डेली बताते हैं और पढ़ाते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल में नमक नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ जीतू तिवारी।